नमस्कार, मैं दीपक शर्मा, मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जब कोई इंसान खुद को ज़्यादा ताकतवर समझता है और दुश्मन को कमज़ोर, तो अक्सर उसका हाल नेतन्याहू जैसा होता है। जी हाँ, इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू, जिन्होंने ईरान को शुरू में अंडर एस्टिमेट किया, कम करके आंका और उन्हें लगता था कि अमेरिका के साथ मिलकर इस मुल्क को हफ्ते भर में धराशायी कर देंगे। लेकिन 12 दिन की इस जंग ने नेतन्याहू के ताकत की पोल खोल दी और फाइनली आखिरकार उन्हें घुटनों पर आना पड़ा, समझौते की पहल करनी पड़ी। अब दोस्तों, अगर इस 12 दिन की जंग को, या आप कह सकते हैं कि फर्स्ट राउंड ऑफ वॉर, युद्ध का जो पहला चरण है, फर्स्ट राउंड है, अगर इसको आप गहराई से आंकते हैं, दोनों तरफ के डैमेज और अटैक्स अगर आप उसको एसेस करते हैं, तो पहला राउंड बेशक ईरान के खाते में गया है। और ईरान ने जिस तरह से इस जंग में मुकाबला किया है, अमेरिका उसकी टेक्नोलॉजी का, इजराइल उसकी टेक्नोलॉजी का, और जिस तरह से तबाही मचाई है, पहली बार इजराइल में घुसकर, निसंदेह बिना किसी शक के मिडिल ईस्ट में आज की तारीख में ईरान एक बड़ी ताकत के तौर पर उठ रहा है। एक ऐसे मिडिल ईस्ट में जहां सऊदी अरब या फिर अमेरिकन फोर्सेस या फिर इजराइल इनकी तूती बोल रही थी, वो तूती ईरान ने छीन ली है। अब दोस्तों, ऐसा नहीं है कि रातों रात कोई कामयाबी मिल गई हो। दरअसल ईरान की पिछले 25-30 वर्षों से जो मिलिट्री टेक्नोलॉजी थी, जो रिसर्च थी, वही डिसाइडिंग फैक्टर, वही निर्णायक बन गया इसमें। और आप कह सकते हैं कि इस कामयाबी के पीछे 2 बड़े राज हैं। पहला जो बड़ा राज है, जहाँ पर इजराइल सख्ते में आ गया, जहाँ पर बैकफुट पे अमेरिका चला गया, वो ईरान की मिसाइल टेक्नोलॉजी है, हाइपरसोनिक मिसाइल। ईरान, आप कह सकते हैं कि दुनिया के वो 3-4 मुल्कों में है जिसने हाई स्पीड, एक ऐसी स्पीड जो साउंड की स्पीड से, ध्वनि की गति से 10 गुना ज़्यादा है, इस स्पीड से जो मिसाइल्स बनाई और जो इजराइल के आयरन डोम को भेद कर गई, जिसने अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम को भेद दिया और तबाही मचा दी। तेल अवीव में, तेल अवीव के चारों तरफ आप कह सकते हैं मोसाद के मुख्यालय पर बमबारी हुई। आप कह सकते हैं कि जो इजराइल के सैनिक ठिकाने थे, जो असला बारूद के वेयर हाउसेस थे, जो उनका स्टॉक एक्सचेंज था, जो माइक्रोसॉफ्ट की बिल्डिंग थी, जो व्यापारिक प्रतिष्ठान थे जिस पर प्राइड था इजराइल को, उस ताकत, उस रीढ़ को इन हाइपरसोनिक मिसाइल्स ने फॉर द फर्स्ट टाइम भेदा है। और ऐसा पिछले 50 वर्षों में कोई मुल्क नहीं कर पाया। और पॉइंट नंबर 2, ईरान मिडिल ईस्ट का पहला मुल्क बना, बल्कि आप कह सकते हैं दुनिया का पहला मुल्क बना जिसने अमेरिकन बेस, अमेरिकन मिलिट्री बेस और एयर बेस पर मिसाइलें दागी। ऐसी हिम्मत चीन नहीं कभी कर सका, ऐसी हिम्मत कोल्ड वॉर में रशिया नहीं कर सका, ऐसी हिम्मत आज तक कोई मुल्क नहीं कर सका जो ईरान ने करी। और ईरान ने ये अटैक्स बाकायदा ऐलान करके किए कि हम जब तक बदला नहीं लेंगे, हम जब तक हिसाब नहीं करेंगे अमेरिका का, तब तक बातचीत नहीं हो सकती। और अब दोस्तों, मैं आता हूं असली सवाल पर। असली सवाल युद्ध विराम को ही लेकर है कि क्या ये युद्ध विराम जो ट्रंप ने किया है, पुतिन साहब की मदद से, कतर की मदद से, जिस तरह से ईरान को समझाया गया, इजराइल तो खैर चाहता था, पहले से घुटनों में था, ये जो युद्ध विराम ट्रंप के द्वारा हुआ है, हाथों हुआ है, क्या ये युद्ध विराम, ये जो सीज फायर है, ये परमानेंट है, हमेशा के लिए है, या काफ़ी समय के लिए, या फिर ये एक टेम्परेरी फेज़ है, ये सिर्फ पहला राउंड है, फाइनल राउंड अभी होना बाकी। तो क्या ये परमानेंट सीज फायर है या फिर टेम्परेरी सीज फायर, आगे बताऊंगा इस वीडियो में। और सवाल नंबर 2 ये है, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, कि सीज फायर के बाद जो शांति वार्ता शुरू होगी, जो पीस टॉक शुरू होंगे, निगोशिएशन शुरू होंगे टेबल पर, जहाँ पर खामनेई की तरफ से ईरान के प्रेसिडेंट हो सकते हैं, उधर ट्रंप की तरफ से जेडी वांस या ट्रंप हो सकते हैं, कोई ना कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है जिसमें रशिया हो सकती है या फिर ब्रिटेन हो सकता है। ये जो पीस टॉक शुरू होंगी, ये जो बातचीत शुरू होगी लिखा पढ़ी में, क्या उस बातचीत में ईरान की जो शर्तें हैं वो अमेरिका को कबूल होंगी या उसमें इजराइल टांग अड़ाएगा? क्या ईरान की जो डिमांड्स हैं, ईरान की जो मांग हैं, जो शर्तें हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, वो मानी जाएंगी? क्या वो अमेरिका कबूल करेगा और इजराइल को समझाएगा, प्रेशराइज करेगा कि तुम भी कबूल करो?
क्या ऐसा होगा? और अगर ऐसा नहीं होता, ये बातचीत बिगड़ती है, नेगोशिएशन नहीं होता है, कुछ भी लिखा पढ़ी में मसौदा तैयार नहीं होता है, तो फिर क्या होने वाला है? राउंड 2 इस जंग का फिर से शुरू होगा। ये एक बड़ा क्वेश्चन है और इसीलिए आज 2 खास मेहमानों को बुलाया, क्योंकि ज़्यादातर फैसला अब ईरान को लेना, इसलिए मैंने ईरान से आज अहमद अब्बास साहब को न्योता दिया, जो तेहरान से सीधे लाइव हो रहे हैं। अहमद अब्बास यूँ तो हिंदुस्तानी है, लेकिन 25 साल से ईरान में रिपोर्टिंग कर रहे हैं, सरकार को कवर करते हैं, खामनाई साहब के कई इंटरव्यू किए हैं, ईरान को समझते हैं। मैंने आज उनको न्योता दिया कि भाई ईरान इस वक्त उसका क्या सोच है, ईरान की क्या सोच है, क्या खामनाई इस युद्ध विराम को पूरी तरह से 100% कबूल कर रहे हैं, या कहीं ना कहीं वो शक की निगाह से ट्रंप को देख रहे हैं, इजराइल को देख रहे हैं। उनको सुनिएगा, क्योंकि आपको एक क्लैरिटी मिलेगी कि ये जंग थमी है कुछ पल के लिए, कि ये एक पिक्चर का इंटरवल है, एंड अभी होना बाकी है। ये मुझे लगता है कि आपको अहमद अब्बास साहब को सुनना चाहिए। और मैंने आज काज़मी साहब को भी बुलाया है, क्योंकि मैं काज़मी साहब से आज मैंने सवाल किया कि ये बताइए कि अब इजराइल का फ्यूचर आपको क्या लगता है, और मिडिल ईस्ट में सऊदी अरब कहाँ खड़े हैं, कतर कहाँ खड़े हैं, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और बहरीन, कुवैत, ये मुल्क और इनकी बादशाहत कहाँ खड़ी है, और ईरान का आगे आपको क्या लगता है कि रास्ता क्या होगा? इम्पॉर्टेंट सवाल हैं, गौर से सुनिएगा, पिक्चर जाहिर तौर पर साफ होगी। अहमद साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि इस वक्त ईरान में माहौल क्या है? क्या ईरान की सड़कों पर, जैसा कि मैं कुछ वीडियोस देख रहा था, वहाँ का जो यूथ है वो जो जीत है उस जीत को मना रहा है जंग की, इस तरह का माहौल है वहाँ पर? माहौल क्या है? उसके बाद मैं असली सवाल पर आता हूँ। माहौल की अगर बात की जाए तो ये है कि ये जीत का एहसास तो लोगों में है, लेकिन जश्न मनाने जैसी यानी जश्न की अभी शुरुआत नहीं हुई है। उसकी कुछ वजह हैं। एक जश्न जो है वो कल रात मनाया गया, जब ईरान की तरफ से अमेरिका की बेसेस को हिट किया गया, तो रात का एक जश्न उसके जस्ट बाद हुआ और लोगों ने इसे अप्रिशिएट किया, इसे सपोर्ट किया और कहा कि हम इस कार्रवाई का फुल सपोर्ट करते हैं। ईरान की जो आर्म फोर्सेस हैं इसी तरह से मजबूती से अमेरिका के खिलाफ ये एक्शन करें और अगर जरूरत उनको लगती है तो जारी रखें। एक हमें ये जश्न का माहौल उस वक्त देखने में आया जब अमेरिका की बेसिस पे हमला हुआ। उसके बाद सुबह से जो स्थिति है वो ये है कि जश्न तो नहीं है अभी, इसलिए कि अभी ये तैयारी भी है कि सामने इजराइल है और वो कभी भी हो सकता है कि वो जो जंग रुकी हुई है, हमले रुके हुए हैं, हो सकता है वो दोबारा करने की कोशिश करे। इसलिए कि इजराइल के अंदर फ्रस्ट्रेशन बहुत बड़े पैमाने पर, अगर आप देख लें जो स्टेटमेंट्स हैं वहां, इसलिए कि उन्होंने अपने लोगों को और पॉलिटिकल जो लीडर्स हैं, बहुत उसमें जो कट्टरपंथी टाइप के हैं, उनको बड़ी उम्मीद दिला दी थी कि हम एग्रेशन करने जा रहे हैं और ये चीजें अचीव कर लेंगे, ऐसी उनको उम्मीद बन गई थी। वो चीजें नहीं मिली, उल्टे शिकस्त बड़ी मिली। अब्बास साहब, जो ट्रंप साहब से हमें जानकारी मिली, जो उनके बयान है, वो कह रहे हैं कि साहब इजराइल और ईरान दोनों चलकर उनके पास पहुंचे थे, दोनों ने अर्जी लगाई कि साहब पीस चाहिए, शांति चाहिए। तो शांति की गुहार ईरान ने करी, इजराइल ने करी, और तब ट्रंप साहब ने फैसला लिया कि सीज फायर कराएंगे। सच्चाई क्या है? क्या ईरान ने अप्रोच किया था मिस्टर ट्रंप को कि सीज फायर करा दे? अप्रोच तो ये इजराइल की तरफ से हुई है अमेरिका के लिए, और अमेरिका ने ये पैगाम अब दूसरे जरिए से, यानी डायरेक्ट तो अमेरिका से ईरान बात करता नहीं है। इससे पहले भी जब नेगोशिएशन हो रहे थे तो ईरान ने कहा था हमारी डायरेक्ट बात नहीं होगी, तो इस मामले पे भी डायरेक्ट बात नहीं हुई। बीच में कतर और रशिया जैसे मुल्क इनको बीच का रास्ता बनाया गया, मीडिएटर बनाया गया एक तरह से पैगाम पहुंचाने के। और ये अप्रोच इजराइल की थी। इजराइल की हालत बुरी तरह से खराब थी। ईरान तो बहुत ही अच्छी पोजीशन में ये था कि हम लगातार इजराइल को सजा दे रहे हैं और जितनी सजा दे सकते हैं अच्छा है, देते जाएंगे, ये सिचुएशन थी। तो ईरान के अप्रोच करने का कोई सवाल ही नहीं था। मैं जरा काज़मी साहब से एक सवाल ले लूं। काज़मी साहब, इनका ये कहना है कि साहब इजराइल ने अमेरिका पर दबाव डाला, अमेरिका ने कतर से कहा, रूस से कहा, फिर इनके फॉरेन मिनिस्टर गए, तो आखिर इजराइल की ऐसी क्या वजह थी कि वो जंग रुकवाना चाह रहा था?
देखिए, ईरान ने जिस तरह से इजराइल के बेसिक अहम सबसे इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस को निशाना बनाया और जगह जगह जिस तरह से हमारे पास विजुअल्स आ रहे हैं तेल अवीव से, हैफा से, किरियात शमोना से लेकर के एलात तक, उससे तो इजराइल यकीनी तौर पर बहुत ज्यादा परेशान था, बहुत ज्यादा उलझा हुआ था। देखिए, ईरान में फिर वही कहूंगा, ईरान बड़ा मुल्क है, उसके पास बर्दाश्त करने की कैपेसिटी भी है, हथियार भी हैं, लड़ने वाले लोग भी हैं, हथियार छुपाने की भी जगह है, सारी चीजें वहां मौजूद हैं। तो ऐसी हालत में जाहिर है अब क्या ऑप्शन रह जाती है, सिर्फ फिर जंगबंदी की तरफ ही बढ़ने में उन्हें आफियत लगी और उसके लिए कोशिश की। मुझे तो इसका भी मालूम है कि ये अमेरिका से कहने के अलावा जो अरब मुल्क हैं कई, जो जिनसे अंदर अंदर इजराइल से ताल्लुकात हैं, उनसे भी कहा गया था कि आप जरा किसी तरह से हमारी जान बचाओ। एक चीज अब्बास साहब मैं जानना चाहूंगा कि खामनेई साहब ने एक स्टेटमेंट में देख रहा था, उन्होंने कहा कि साहब सीज फायर ठीक है कर दिया, लेकिन हमें दरअसल बहुत उम्मीद नहीं है क्योंकि हम इजराइल पर एतबार नहीं करते, हमें एतबार नहीं है, हमें भरोसा नहीं है इजराइल पे। इस तरह की बातें ईरान क्यों कर रहा, मैं ये जानना चाह रहा हूं। अगर खामनेई साहब भाई बुजुर्ग हैं, 85 साल की उम्र है, कमांडर भी थे, जंग भी लड़ी और जो है पॉलिटिकल चार्ज भी लिया और इस वक्त सुप्रीम लीडर हैं, तो तजुर्बा तो है, ये तजुर्बा सर ऐसा शायर भी क्यों कह रहा है? हैं, राइटर भी हैं, कभी हलब कभी बात होगी तो इसमें भी बात कर लेंगे कि बड़े अच्छे शायर भी हैं, तो वो बड़ी अजीब अच्छा, शायर भी हैं? शख्सियत है। हाँ हाँ, उनका अमीन के नाम से शायरी करते हैं, मुझे कुछ शेर भी याद है इस वक्त, लेकिन फारसी में वो जरा पढ़ने में फिर ये होगा, उसका ट्रांसलेशन भी करना होगा। अच्छा, तो वो फारसी में शायरी, शेर व शायरी करते हैं? जी 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 जी, और उर्दू शायरी में समझते हैं बड़ी, खामनेई साहब? उर्दू नहीं समझते सर, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू की एक जो किताब है ग्लिम्पसेस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री, वो उनकी स्टडी बहुत वास्ट है, उसका वो कम से कम अच्छा 8-10 बार भी रेफरेंस दे चुके हैं अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में, और बड़ी अच्छा, तारीफ करते हैं। तो खैर हम उसी नेहरू पर की अपना तारीफ करते हैं खामनेई साहब? अच्छा अच्छा, नहीं आप जी बड़ी जी जी जानकारी दे रहे हैं। एक चीज और बता जी। दीजिए, आप कह रहे हैं कि खामनेई साहब हिंदुस्तान के बारे में कितने मालूमात हैं उनको? हिंदुस्तान का उन्होंने दौरा किया था 80s के शुरू शुरू में, उस वक्त वो यहाँ तेहरान के इमाम जुमा थे, और बड़ा लंबा सफर था। दिल्ली गए थे, इंदिरा गांधी जी से मिले थे, राजीव गांधी से जिनसे मुलाकात हुई थी, कश्मीर गए थे, अलीपुर गए थे, और लखनऊ नहीं जा सके, लखनऊ टाइम कम पड़ गया, तो बड़ा लंबा चौड़ा दौरा किया। तो बड़े अच्छी यादें हैं हिंदुस्तान के बारे में उनकी, हमने जो अब तक जो गुफ्तगू सुनी जी, अलग अलग मौकों पे वो इस तरह के। जी, हिंदुस्तान के बारे में क्या राय रखते हैं मिस्टर खामनेई? हिंदुस्तान को बहुत अच्छा मुल्क मानते हैं। हिंदुस्तान की जो लड़ाई रही है इंपेरियलिज्म के खिलाफ और ब्रिटेन के कब्जे के खिलाफ, उसकी बड़ी तारीफ करते हैं। पंडित नेहरू और महात्मा गांधी के बड़े प्रशंसक हैं, और उसके अलावा बड़ी गहरी नजर है उनकी सर सैयद अहमद खां के बारे में। अल्लामा इकबाल, अगर हिंदुस्तान जब उसको जी, अविभाजित हिंदुस्तान की बात करें अब्बास तो साहब एक चीज और बता दीजिए। अब बात छिड़ी है तो मैं तो आऊंगा खैर जंग पे, अब खामनेई साहब की आपने बात छिड़ दी तो मैं एक चीज और पूछना चाह रहा हूँ कि भाई खामनेई साहब नेहरू की किताब पढ़ते हैं, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, इंदिरा गांधी से मिलने आए थे, लखनऊ जाना चाहते थे, जा नहीं पाए थे, शेर व शायरी करते हैं। एक चीज मैं पूछना चाह रहा हूँ, मान लीजिए हिंदुस्तान उनके साथ खड़ा हो जाता है, तो क्या ईरान कश्मीर जो हमारी दुखती रग है हमारे मुल्क की, क्या कश्मीर के साथ वो खड़े होंगे या पाकिस्तान के साथ चले जाएंगे? कश्मीर पे उनका क्या है व्यू? कश्मीर पे उनका हमदर्दी है? जो लेटेस्ट उनका स्टेटमेंट है, क्योंकि उनका कश्मीर का भी बड़ा अच्छा दौरा था, वो जो दौरा था वो कश्मीर भी गए थे और अच्छा वक्त वहां गुजारा था, बड़ा अच्छा उनका वहां पर इस्तकबाल किया गया था। वो तो उस सिलसिले में उनका जो 2019 में जो फैसला हुआ गवर्नमेंट की तरफ से, मोदी गवर्नमेंट की तरफ से 370 धारा 370 हटाने का, उसके बाद उनका एक स्टेटमेंट आया था कि कश्मीर के लोग बहुत अच्छे हैं, भारत की गवर्नमेंट से हमें ये तवक्को है कि अपने संविधान के तहत ही इस मसले को हल करे और इस मसले को किसी अच्छे पॉइंट तक पहुंचाए। चलिए, बड़ी बात आपने कही कि कश्मीर के साथ हैं, पाकिस्तान के साथ नहीं, हिंदुस्तान के साथ करें। अब मैं असली मुद्दे पे आता हूँ। ये तो आपने बता दिया कि जो खामनाई हैं सर्वोच्च नेता हैं, पहले इमाम थे वो, आज वो सुप्रीम लीडर हैं ईरान के, उनका भारत के प्रति बहुत अच्छा नजरिया है, भारत के लीडर्स को मानते हैं, कश्मीर के साथ है। चलिए, बहुत अच्छी बात आपने कही। मुझे ये बताइए कि
इजराइल पर एतबार क्यों नहीं है? ये जो स्टेटमेंट है कि हमें इजराइल पर एतबार नहीं। सर, इजराइल पर किसी को भी एतबार नहीं है। गजा का सीज फायर आपके सामने है, और सीरिया में वो जो कर रहा है वो सबके सामने है। इजराइल की पूरी हिस्ट्री आप देख डालिए कि, या आप ओस्लो समझौते के अगर पहले थोड़ा और चले जाएं, ओस्लो समझौते की बात कर लें, वो सामने है। 2 स्टेट सॉल्यूशन की बात कर लें, सामने है। वो किस समझौते पे जो है उसने उसकी पाबंदी की है, आज तक कमिटमेंट उसका रहा नहीं है। तो भरोसा तो नहीं है, बिल्कुल सही है, लेकिन ये है कि अपनी ताकत पे भरोसा है। यानी ये कि इजराइल अगर उल्टी सीधी हरकत करता है तो उसे सजा देना, उसको उसकी तादीबी कार्रवाई करना और उसको कंट्रोल करना, वो इस तरह से हो सकता है। बाकी और बातचीत से समझा बुझा के वो इस पे मानने वाला नहीं है। तो इस तरह इस कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं कि इजराइल आज तक कभी पाबंद रहा नहीं किसी भी मुआहदे का। जी काजमी साहब, भाई 30-40 बरस किसी ह्यूमन लाइफ में एक इंसान की जिंदगी में बहुत बड़ा पीरियड होता है, और आप 30-40 साल से जमे हैं, डटे हुए हैं ईरान और मिडिल ईस्ट और मिडिल ईस्ट की कन्फ्लिक्ट पर। तमाम वॉर आपने कवर करी हैं, इराक और ईरान की भी वॉर कवर करी। मुझे एक चीज़ बताइए कि अगर खामनाई कह रहे हैं कि भाई उन्हें इजराइल पर एतबार नहीं, और अब्बास साहब कह रहे हैं कि भाई किसी को एतबार नहीं है, तो अगर इजराइल पर एतबार नहीं है तो ये जो जंग पर सीज फायर हुआ, ये जो जंग रोकी गई है, ये क्या फिर टेम्परेरी है, कभी फिर शुरू हो सकती है? बिल्कुल। जब भी इजराइल अपने आप को इतना मजबूत महसूस करे कि वो ईरान का मुकाबला कर सके, तभी वो फिर जंग लड़ने की फिर कोशिश करेगा। उस ताकत को कंटेन करने का इंतजाम अगर ईरान के पास कोई है, तो मैं समझता हूं कि शायद वो हम हिम्मत ना कर सके। मैं तो इससे आगे की बात भी कहता हूं, जो जॉर्डन और मिस्र के साथ उनका पीस एग्रीमेंट है, वो पीस एग्रीमेंट जब तक है जब तक उस बॉर्डर उनका स्टेबलाइज नहीं होता। जब उनका बॉर्डर स्टेबलाइज हो जाएगा, वो और कदम आगे बढ़ाएंगे, जैसे अब वो सीरिया में कर रहे हैं। तो वो और इजराइल दुनिया का तनहा मुल्क है जो अपना मैप फाइनल कहीं नहीं बताता। यूनाइटेड नेशन में मैप नहीं दिया गया, वो ग्रेटर इजराइल की बात सोचता है, फुरात से नील तक। तो वो ऐसे मुल्क पर कौन भरोसा करे, और उसको मुल्क भी कहना अपने आप में, यूनाइटेड नेशन ने ठीक है उसे मुल्क कबूल कर लिया है, लेकिन सच्ची बात तो यही है कि फिलिस्तीन पर कब्जा करके एक मुल्क बनाया गया, जिसको जाहिर है कुछ लोगों ने उसको मान लिया गया, कुछ लोग अब भी उसको ज़ायनिस्ट एंटिटी कहते हैं, ईरान उसको ज़ायनिस्ट एंटिटी कहता है। तो उस पर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। जिन अरब मुल्कों से आज वो नॉर्मलाइजेशन की ख्वाहिश है, जिन मुल्कों से, उन मुल्कों के खिलाफ भी साजिशों का अंबार है। जो खुफिया मालूमात ईरान के पास पहुंची है, जो दुनिया के बहुत से मुल्कों के खिलाफ उसकी साजिशें तैयार हो रही हैं, वो तो अभी अभी एक एक होकर के बाहर निकलेंगी जब ईरान अपने कुछ दोस्त मुल्कों को देगा कि देखो तुम्हारे खिलाफ क्या क्या कार्रवाई हो रही है। तो इसलिए उस पर भरोसा करना बहुत मुश्किल काम है। और अब तो ट्रंप साहब पे भी भरोसा नहीं होता, ट्रंप हर दिन अपना बयान बदलते हैं। तो ये एक इन्होंने अपना एक मकसद तय किया हुआ है, उस मकसद को किसी भी तरह से हासिल करना है। आज ये झूठ बोलेंगे, कल वो झूठ बोलेंगे। अब्बास साहब, जो हमें जानकारी मिल रही है कि अब सीज फायर के बाद टॉक शुरू होंगी अमेरिका के बीच में और ईरान के बीच में, जाहिर तौर पर उसमें पार्टी इजराइल भी है। ईरान अब क्या चाहता है? अगर जो हमें खबरें मिल रही, ईरान चाहता है कि जो अमेरिका की सैंक्शंस हैं, सैंक्शंस हटा दी जाएं, पाबंदियां हटाई जाएं। दूसरा, वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को परसू करना चाहता है, उसमें रोक टोक नहीं चाहता। और तीसरा, जाहिर तौर पे क्योंकि गाजा को लेकर ही ये जंग हुई, उसके बैकग्राउंड में ये जंग थी, तो गाजा को भी जो है वो चाहता है कि भाई जो सहूलियतें हैं, कंसेशन है, वो सारे मिलें। ये 3 चीजें हैं। इसके अलावा भी कोई चौथी पांचवी चीजें हैं खामनाई साहब के जहन में, या आपको जिसकी जानकारी हो, क्योंकि आप ईरान की सरकार कवर करते हैं? ईरान से जो डिमांड रखी गई अमेरिका की तरफ से और इजराइल की तरफ से, वो डिमांड ये थी कि ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरी तरह से छोड़ दे, यानी एनरिचमेंट बिल्कुल बंद कर दे। ये बात शुरू में मांग रखी गई। और फिर अगला इसका जो स्टेप है वो ये है कि अभी अलबत्ता कहा नहीं था, लेकिन ये कि वो कहेंगे कि आप मिसाइल प्रोग्राम तक कर दीजिए। और तीसरी डिमांड ये है कि आप रीजनल
फोर्सेस जो हैं उनसे ताल्लुकात खत्म कर दीजिए। ये डिमांड असल में अमेरिका की है और इजराइल की है। ईरान की कोई डिमांड इस तरह की नहीं। ईरान का ये कहना है कि हम अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम चलाएंगे, सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम रखेंगे, ये मिलिट्री डायमेंशन नहीं होगा, इसको हम एश्योर करते हैं। बाकी अगर आपको यकीन नहीं आता है, कहीं शक है, तो आप आईएईए के जो इंस्पेक्टर्स हैं उनके जरिए से आप चेक कर लीजिए, हम उनके सामने करेंगे और जो है उनको दिखा के करेंगे। एंगेजमेंट जो भी रहेगा उनके सामने रहेगा। तो इस पे ईरान का तो ये कहना है। मिसाइल के लिए ईरान का ये कहना है कि मिसाइल पे हम बात नहीं करेंगे, ये हमारी नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, हमारे मुल्क के डिफेंस का मामला है, इस पे हम किसी से कोई बात नहीं कर सकते। रीजनल फोर्सेस की जहां तक बात है, तो ईरान का ये कहना है कि ये इलाका है, यहाँ हम रहते हैं, बहुत से लोगों के साथ, बहुत सी फोर्सेस और मुल्कों के साथ हमारे ताल्लुकात हैं, हम किसी के भी कहने पे खत्म नहीं कर सकते। तो ये तो ईरान मतलब की हमास हो या यमन के जो आउटफिट्स हैं उनके साथ या हिजबुल्लाह के साथ अपने ताल्लुकात ईरान के रहेंगे, आप ये कह रहे हैं। दूसरा, आपने कहा कि मिसाइल प्रोग्राम, जो मिलिट्री प्रोग्राम है वो सेल्फ डिफेंस है, उसको ईरान नहीं छोड़ना चाहता। न्यूक्लियर पर आपने एक बड़ी बात कही, आपने कहा कि ईरान न्यूक्लियर पे वेपन की तरफ नहीं जाएगा, लेकिन जो बिजली बनाने की चीजें, जो सिविलियन उसके फैसिलिटीज हैं, उसको वो मेडिकल है, परस्यू करना चाहता है। एग्रीकल्चर है, उसका बड़ा यूज है। वो तो ये जी हाँ, जो न्यूक्लियर उसके यूजेस टेक्नोलॉजी हैं, भी रहती है। सिविलियन यूजेस हैं, नॉन जी मिलिट्री यूजेस हैं, उस प्रोग्राम को वो आगे बढ़ाएगा। जी, बिल्कुल। नहीं, एक चीज यहाँ पर एक और चीज क्लियर मुझे कर दीजिए कि क्या क्या आपको लगता है कि यूएस सैंक्शंस भी हटा सकता है? ट्रंप जिस मूड पे लग रहे हैं, क्या सैंक्शंस हट सकते हैं? और क्या ईरान चाहता है कि सैंक्शंस हटें, जो पाबंदियां हैं, फ्री ट्रेड करे ईरान? ईरान ये चाहता जरूर है कि सैंक्शंस हट जाएं, ईरान की डिमांड भी है, लेकिन ईरान का एक बड़ा हिस्सा जो है, और खासतौर पे जो स्कॉलर्स का है, उन्हें ये पता है कि अगर ट्रंप चाहेंगे भी तो उनके लिए सैंक्शंस हटाना आसान नहीं होगा। वो कांग्रेस ने जिस तरह के उसमें कानून बना रखे हैं, बहुत सारी चीजें प्रेसिडेंट के हाथ में भी नहीं है, लेकिन ईरान उसको ट्राई करता रहेगा, कोशिश करता रहेगा, ये जानने जी, के बावजूद अगर आप हमारे जो दोस्त हैं अब्बास भाई, ये जो पाबंदियां हैं, 3-4 पाबंदियां क्या हैं, कुछ बताएंगे हमारे दोस्तों को कि अमेरिका ने आप लोगों पर कौन कौन सी पाबंदियां लगा रखी? 3-4 पाबंदी बता दें दोस्तों को। अमेरिका ने देखिए, एक तो स्विफ्ट का सिस्टम ईरान के लिए बिल्कुल फ्रीज कर रखा है, वो यूज नहीं कर क्या सकते। चीज? यानी स्विफ्ट का जो बैंकों के को कनेक्ट करने का जो सिस्टम है, जिसके अच्छा, जरिए से ईरान अपना तेल बेच के उसका पैसा हासिल कर सके। इंटरनेशनल बैंकिंग से आपको अलग रखा है मतलब? जी जी जी, उससे बिल्कुल अलग रखा हुआ है। और ईरान को ईरान की जरूरत की बहुत सारी जो चीजें हैं, जैसे जो ऑयल इंडस्ट्री या गैस इंडस्ट्री, उसकी जरूरत की चीजें हैं, मशीनें जो उसके लिए यूज होती हैं, पार्ट्स और अहम पार्ट्स यूज होते हैं, उसको अलग अलग बहानों से सैंक्शन लगा रखे कि ईरान को ये बेचे ना जाए। खुद नहीं बेचेगा तो अलग बात है, कोई अगर दूसरा मुल्क भी बेचता है तो उसको वो जाके धमकी देता है कि हम आप पे सैंक्शन लगा देंगे। ईरान के साथ उन्होंने ये कर रखा है कि एक लिमिट की इससे ज्यादा कोई भी कंपनी अगर ट्रेड करती है तो हम उस पर सैंक्शन लगा देंगे। तो इस तरह से ईरान की टोटली इकोनॉमी को एक तरह से सैंक्शन उस पर लगा रखे हैं अमेरिका ने। और उसके अलावा ईरान का जो तेल है और जो गैस है, इसको बेचने, अच्छा, इंश्योरेंस की कंपनी, जो शिपिंग कंपनीज हैं, इन सबको धमकी दे रखी कि आप अगर ईरान के साथ काम करते हैं तो फिर आप अमेरिका के साथ या दूसरी जगहों पे काम नहीं कर सकते। तो बहुत सारी कंपनीज को इस तरह से अमेरिका ने धमका रखा है। तो ईरान बड़े मुश्किलों से अपना कारोबार अलबत्ता कर रहा है। यानी इसमें भी ईरान की एक जिसका कहा जाए कि जो इसकी स्ट्रेटेजी है, उसके हिसाब से ईरान के पास आज जो तेल पैदा हो रहा है वो बिकने से रह रहा है, ऐसा नहीं है। ईरान का तेल बिक रहा है और पैसे भी ईरान हासिल कर रहा है, लेकिन बहरहाल मुश्किल है इसके लिए। ईरान की स्ट्रेटेजी यह है कि हमें सैंक्शंस अमेरिका हटाएगा, ये तो अमेरिका के हाथ में है, या यूरोपियन कंट्रीज हटाएंगे, उनके हाथ में, और वो हटा नहीं रहे। तो हमें इस पे एक हद तक ही मेहनत करनी है। आप करते रहेंगे, टॉक्स होती रहेंगी। हमें क्या करना है कि अपनी इकोनॉमी को अलग रास्ते से हमें डेवलप करना है, आगे ले जाना है। इसके लिए ईरान ने शंघाई सहयोग संगठन है, या ब्रिक्स है, या इस तरह के जो तंजीमें हैं, उसमें अपना रोल बढ़ाया है। और जो रीजनल मुल्क हैं, उनके साथ अपना ट्रेड बढ़ा रहा है। यूरोपियंस और अमेरिका को किसी हद तक नजरअंदाज करते हैं। बेशक ईरान की ख्वाहिश है कि वहां से भी ट्रेड हो, लेकिन ये लगता जी, है कि ऐसा मुमकिन नहीं है, बड़ी सख्त बड़ी शर्तें हैं। बात, तो ईरान बड़ी बात आपने आपने समझाई। और मैं दोस्तों को बताऊं कि अब्बास साहब ये कह रहे हैं, हालांकि सिग्नल, क्योंकि वॉर जोन से हैं, इसलिए
इंटरनेट का सिग्नल बहुत क्लियर नहीं है। इनका ये कहना है कि ईरान चाहता है कि उसको इंटरनेशनल बैंकिंग से जो है जोड़ा जाए, वो पाबंदी उस पर हटे, सो दैट अपनी गैस और तेल वो सही दाम पर बेच सके। इसी तरह से बहुत से मशीनरी है, बहुत से टेक्निकल ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो दूसरे मुल्कों से खरीदना चाहता है, उस पर पाबंदी ना हो। फ्री ट्रेड ईरान कर सके, अपनी मेहनत की वो खा सके, ये चाहते हैं कि वो पाबंदी हटनी चाहिए। लेकिन फिलहाल उसका कारोबार चल रहा है। एक सवाल और बता दीजिए, पता नहीं कब आपका इंटरनेट का कनेक्शन कट जाए। एक सवाल और, ट्रंप का और वेस्टर्न मीडिया का ये कहना है कि खामनेई साहब के मुखालिफ भी बहुत से लोग ईरान में हैं और उनका जो पॉपुलैरिटी है, उनकी लोकप्रियता कम हो रही है, इसलिए वो तख्ता पलटना चाहते थे इज़राइल और अमेरिका मिलकर, और वहाँ पर किसी और को कुर्सी पर बैठाना चाहते थे। तो क्या खामनेई साहब का जो पॉपुलर सपोर्ट है लूज़ हो रहा है, बढ़ रहा है? क्या स्थिति है? क्या उनके खिलाफ आधे से ज़्यादा जनता जो है वो उनके अगेंस्ट है खामनेई की या इस रिजीम के? देखिए, इस पे ये जो जंग हुई थी, जो जंग हुई है, सिर्फ रेजिम चेंज की बात नहीं थी। ये तो सबको समझ में आ रहा था रेजिम चेंज करना है, लेकिन सबको, ये ईरानियों में ये एहसास था कि ये असल में ईरान को बांट देने की जंग है। यानी सीरिया टाइप में कि कई टुकड़े हो जाए, अलग अलग जगहों पर जी। अलग अलग हिस्सा हो जाए। तो सारे ईरानी अलग अलग सोच के, अलग अलग नजरिए के जो भी हैं, वो सब के सब इस वक्त हमें एक नजर आए। हो सकता है कुछ लोगों मुखालफत की मैं भी बोल रहा हूँ, लेकिन इस वक्त कहीं भी मुखालफत में बोल पाना किसी के लिए भी बड़ा मुश्किल है। इसलिए सबको ये पता है कि ईरान को बचाने की जो जंग है, वो ये जंग लड़ी गई है और उसको कामयाबी के साथ इन्होंने एक अंजाम तक फिलहाल पहुंचाया है। तो कोई उनके जी। खिलाफ इस वक्त बोलने वाला नहीं। अगर कोई बोलेगा तो उसकी बात कोई सुनेगा। चलिए, आप कह रहे हैं कि एक मोमेंट ऑफ क्राइसिस, एक संकट के समय में ईरान एक साथ खड़ा हुआ है और कहीं न कहीं इसका फ़ायदा खामनेई को, उनकी सरकार को मिला है। मैं काज़मी साहब एक आखिरी सवाल पे आ रहा हूँ, क्योंकि ये सवाल मुझे लगा कि अब्बास साहब से इसलिए नहीं पूछ सकते क्योंकि ये तो ईरान की सरकार की रिपोर्टिंग कर रहे हैं, ईरान में ही रहते हैं। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, क्या ये हम माने कि ये जंग जिस तरह से ख़त्म हुई है, ट्रंप ने ख़त्म कराई है, रुकवा दी है, क्या ईरान आज की तारीख में मिडिल ईस्ट की जितनी कंट्रीज़ हैं, चाहे सऊदी अरब हो या फिर ओमान हो, कतर हो, यमन हो, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हो या फिर कुवैत हो, जितने भी देश हैं उसमें इराक, सीरिया सब जोड़ लीजिए आप, क्या हैसियत बढ़ी है ईरान की? क्या ईरान की ताकत बढ़ी है? और क्या ईरान को हम कहें कि वो एक नया लीडर बन के उभरा है मिडिल ईस्ट में? ईरान बहुत मजबूत हुआ है और मुझे अंदाज है, मेरा समझना है कि आने वाले वक्त में ये तमाम मुल्क अपने ताल्लुकात और बेहतर करेंगे ईरान से, ये जानते हुए कि इस इलाके का फ्यूचर ईरान है, अमेरिका या इजराइल नहीं है और इनको वापस जाना पड़ेगा आज नहीं तो कल। जिस लाइन जी। पर इस पूरी इलाके की सियासत को ईरान लेकर के जा रहा है, उसमें इजराइल का और अमेरिका का स्पेस बहुत कम हुआ है। इस हालत में जी। जाहिर है वो पड़ोसी मुल्कों से ताल्लुकात बेहतर चाहेंगे। जी, काज़मी साहब ने इम्पोर्टेंट बात कही। उन्होंने कहा कि जिस तरह से एक स्ट्रेंथ दिखाई है, पावर दिखाई है, पावर डिस्प्ले किया है ईरान ने, अपनी ताकत का मुज़ाहिरा किया है, अमेरिकन बेस पे हमला कर दिया, इज़राइल के अंदर घुसकर मिसाइलों से हमले किए, मोसाद पर हमला कर दिया। उसके बाद ईरान एक तरह का नेचुरल लीडर अब मिडिल ईस्ट का बन रहा है और बाकी जो मुल्क हैं, बाकी जो देश हैं, चाहे सऊदी अरब हो, चाहे फिर वो ओमान हो या कतर हो या जो बाकी मुल्क हैं, वो सब के सब सरपरस्ती को मानने के लिए मजबूर हैं। और ईरान ने एक ये चीज़ भी बताई है कि अब मिडिल ईस्ट में जो कुछ है, इज़राइल और अमेरिका का दखल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एक तरह का एक मैसेज दिया, एक लीडरशिप की बात की। उधर अब्बास साहब जो ईरान सरकार की रिपोर्टिंग कर रहे हैं पिछले 25 साल से, उन्होंने तेहरान से जो हमें बड़ी खबर दी वो ये दी कि ट्रंप के पास खामनेई या ईरान की सरकार नहीं गई थी, बल्कि कतर और रशिया, वो ट्रंप के नुमाइंदे बनकर ईरान के पास आए थे और तब ये सीज़ फायर हुई। और दूसरी बात इन्होंने कही कि हमारी शर्तें जब तक मानी नहीं जाएँगी, 3-4 शर्तें इन्होंने बताई, जिसमें मुख्य शर्तें ये हैं कि कहीं न कहीं न्यूक्लियर प्रोग्राम वो छोड़ना नहीं चाहता है, मिसाइल प्रोग्राम छोड़ना नहीं चाहता है, सैंक्शंस भी हटनी चाहिए, फ्री ट्रेड में ईरान आना चाहता है। ये सारी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन हैं। आने वाले दिनों में इस टर्म्स एंड कंडीशन पर बातचीत होगी ईरान की, अमेरिका की, उसमें एक पार्टी इज़राइल भी हो सकता है। उसके बाद हो सकता है कि ये जंग वाक़ई रुक जाए अगर उसकी शर्तें मान ली जाएँ, और या फिर जैसा कि खामनेई साहब ने कहा है
कि भाई हमें तो एतबार नहीं है इजराइल पे, नेतन्याहू पे भरोसा नहीं, ये उन्होंने कहा। और एक अच्छी बात उन्होंने जो कही, जो मैं जरूर उसको फिर से दोहराऊंगा, कि खामनाई नेहरू के फैन है, जवाहरलाल नेहरू की डिस्कवरी ऑफ इंडिया वो पढ़ते हैं, इंदिरा गांधी से मिलने ग्लिम्पसेस ऑफ आए द थे, वर्ल्ड हिस्ट्री सर, ग्लिम्पसेस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री, ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री जो नेहरू जी की किताब है, वो उनकी सबसे अजीज किताब है, वो पढ़ते हैं, शेर व शायरी करते हैं, हिंदुस्तान को बहुत मानते हैं, और एक ऐसे मुस्लिम कंट्री हैं जो कश्मीर के मुद्दे पे हिंदुस्तान के साथ खड़े हैं। इसलिए खामनाई जो है कहीं ना कहीं हिंदुस्तान का एहतराम करते हैं, ये भी इन्होंने एक बात कही। बहरहाल आप अब्बास साहब आए, कादमी साहब आप आए, दोनों ने तमाम जो है जानकारियां हमसे साझा करी हैं, और मैं चाहूंगा इंसानियत के नाते कि ये जंग वाकई सचमुच में रुक जाए, उसी में भलाई है। अब जो होना था, जो ताकत आपको दिखानी थी, आपने दिखा दी। अब्बास साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। कादमी साहब थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम, थैंक यू सो मच।